अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वक्फ पर जितना कुछ धुंध था, जितना कुछ सस्पेंस था, वो लगभग सब तिरोहित हो गया। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं तब तक वक्फ पर जितना सस्पेंस था वो मोटे तौर पर सब समाप्त हो गया। अब अगर लोकसभा में मतदान के समय तक वक्फ संशोधन विधेयक पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक करिश्मा ना हो जाए देश में, तो तय मानिए लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इन चार नेताओं की पार्टियों को जोड़िए तो 35 सदस्य हैं लोकसभा में। विपक्ष का जो कुछ गुणागणित था वो इन्हीं के आधार पर था, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर नहीं। और लोकसभा में आज की बहस बताती है कि इन चारों दलों ने सरकार के द्वारा लाए हुए इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट करने का फैसला किया। चाहे टीडीपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो और चाहे राष्ट्रीय लोकदल। तो सस्पेंस खत्म हो गया। और केवल लोकसभा से ही नहीं, आज लोकसभा में मतदान होगा, कल राज्यसभा में चर्चा और मतदान होगा। राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष के पास सहूलियत के साथ बहुमत उपलब्ध है। इसलिए अंकगणित साफ हो गया कि संसद के भीतर वक्फ को लेकर कोई भूचाल नहीं आने वाला। सरकार बिल लाई है तो बिल पास हो जाएगा, कानून में तब्दील हो जाएगा। अब इसके बाद क्या? बड़ा सवाल ये है। ये तो मानकर चलिए कि कानून बन जाएगा, इसमें अब बहुत दुविधा नहीं। लेकिन इसके बाद क्या? वो विपक्षी दल जिन्होंने जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत में कस्में खाई थी, माइक पर, मंच पर, कि हम खून बहा देंगे, कुर्बानी देंगे सड़कों पर, उनके लिए एक सवाल खड़ा होगा परसों से। कल राज्यसभा में भी अगर बिल पारित हो गया तो परसों से एक सवाल खड़ा होगा कि भाई समय बताओ, कहां कुर्बानी दे रहे हैं, कहां खून बहाएंगे। वक्फ को लेकर राजनीतिक दलों में पार्टी बंदी के आधार पर धारणाएं हैं, लेकिन देश में मोटे तौर पर धारणा यह है कि जिस वक्फ के पास हिंदुस्तान में इतनी जमीन है कि 3 दिल्ली बस जाएं उस पर, इतनी जमीन है देश भर में, उस वक्फ की जमीनों से कुल आमदनी साल में 166 करोड़ भी नहीं है पूरी। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ विसंगति है, कहीं कुछ घपला है, कहीं कुछ घोटाला है, कहीं कुछ कदाचार है, कहीं कुछ भ्रष्टाचार है। अन्यथा जमीन तो सोना उगलनी चाहिए और मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित के लिए जाने कितनी योजनाएं वहां से चल जाएं। लेकिन मुश्किल तब है जब वक्फ की जमीन पर होटल बना दिए जाते हैं और वो 1 रुपया सालाना पर चलने लगते हैं। वो पैसा कहां से आ रहा और कहां जा रहा, ये पड़ताल का विषय है। आज किरण रिजिजू जो बिल लेके आए सरकार की तरफ से मंत्री,
उन्होंने एक बात बड़ी रोचक कही कि अगर ये बिल नहीं लाते तो जिस संसद में बैठकर ये चर्चा हो रही है, ये संसद भी चली जाती वक्फ बोर्ड के पास, क्योंकि वक्फ ने इस पर भी दावा ठोक दिया था। संसद ही नहीं, उन्होंने तो इंदिरा गांधी टर्मिनल जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसको भी बताया था वक्फ की जमीन है। कुंभ में 54 एकड़ जमीन अपनी बता दी थी। तो खैर, वक्फ की क्या स्थिति है, क्या नई स्थिति है, ये विषय पुराना हो गया। आज से एक नया युग की शुरुआत हो रही है वक्फ के संदर्भ में। सरकार ने बिल के जरिए साफ कर दिया है कि पुराने तारीखों से, पुराने समय कैलेंडर से कानून लागू नहीं होगा। जिस दिन पारित होगा, जिस दिन इनेक्ट होगा, जिस दिन ये बिल कानून बनेगा, उस दिन से लागू होगा। तो वो समस्या भी गई जिसमें लोग कह रहे थे कि पुरानी मस्जिदें खाली करा ली जाएंगी। नहीं, और एक बात और सरकार ने स्पष्ट कर दी कि वक्फ धार्मिक मसला नहीं है, ये जमीन जायदाद के प्रबंधन का विषय है जो एक संस्था करती है। इसलिए उस संस्था पर उसका नियमन होना चाहिए, उस पर उसके खाते बही की जांच होनी चाहिए तरीके से। असीमित अधिकार और असीमित छूट, वो दिन लद गए वक्फ के। हो सकता है लोकसभा को देर रात तक बैठना पड़े वोटिंग के लिए, क्योंकि सब लोग बोलना चाह रहे हैं और खूब खूब बोलना चाह रहे हैं। लेकिन रोमांच खत्म हो गया। जब परिणाम तय हो जाता है तो रोमांच चला जाता है। परिणाम ये कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में आज और कल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। अंक गणित ये कहता है, दोनों सदनों का अंक गणित ये बात सुनिश्चित करता है। लेकिन अब ये बिल पास हो जाने के बाद राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। वक्फ पर क्या असर पड़ेगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे जरूरी समझने की बात यह है कि भारत की सियासत पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। आखिरकार तमाम कयास कवायद और घमासान के बीच वो घड़ी आ ही गई जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के पटल तक पहुंच गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करते हुए इस बिल को बदलाव की उम्मीद बताया। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशंस है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया। हमने इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी का बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी का बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। बिल के तमाम बिंदुओं पर बोलते हुए किरेन रिजिजू ने वक्फ की शक्ति और संपत्तियों पर भी सवाल उठाया कि जब लाखों एकड़ जमीन और लाखों करोड़ की संपत्ति है तो इसका गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं। वहीं बिल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और गैर मुस्लिम सदस्यों के विरोध पर भी जवाब दिया। वहीं सरकार की अपील ये कि बिल पर सब साथ आए। हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस
पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। इस विधेयक को सदन में पेश करते ही विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ अपनी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण विधेयक को जल्दबाजी में पेश किया है और इस बिल का मकसद केवल मुसलमानों के मजहबी अधिकार पर हमला है। बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। बिल की इस तकरार में विपक्ष बनाम सरकार है मामला, लिहाजा समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चे पर आए अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हम बिल और वोटिंग का विरोध करेंगे। अखिलेश यादव का तंज ये कि वक्फ की जमीन से ज्यादा जरूरी है चीन ने जो हमारी जमीन छीनी है उसे वापस लिया जाए। कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वहीं इस बिल पर बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब अध्यक्ष वाले मुद्दे पर अखिलेश यादव की नो बॉल पर अमित शाह को फ्री हिट मिल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्फ बिल की इस बिसात पर वोट का नंबर गेम बेहद अहम है, लिहाजा सभी की नजरें नीतीश कुमार और नायडू पर जमी हैं। हालांकि दोनों दलों ने अपने सांसदों को जारी नोटिस में सरकार को समर्थन की बात कही, लेकिन मुस्लिमों के विरोध और पर्सनल लॉ की अपील के बीच सवाल ये कि क्या पिक्चर अभी बाकी है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐलान किया कि बिल पास हुआ तो आंदोलन होगा। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है, आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर
कब्जा था वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल तो पेश हो गया, लेकिन बहस और चर्चा के बीच सबको वोटिंग का भी इंतजार है। ऐसे में सवाल यही है कि बिल पर जो मचा है घमासान, क्या होगा मोदी सरकार का एक्शन प्लान? सवाल ये भी कि क्या इस बिल के जरिए तय हो जाएंगे देश की सियासत में भी भविष्य के साथी? मेहमानों से परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मनोज जी का स्वागत है। डॉक्टर के त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड की, आज बहुत महत्वपूर्ण है के त्रिपाठी जी। सारे देश की निगाहें और खासतौर पर विपक्षी दलों की निगाहें, विपक्षी नेताओं की निगाहें दो ही लोगों पर टिकी रहीं पिछले 48 घंटे में, एक नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। जितनी बार अपना चेहरा नहीं देखा शीशे में, उससे ज़्यादा बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की फोटो देखी गई विपक्षी नेताओं के शिविर में। और मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। मेरे मुताबिक सस्पेंस खत्म हो गया। क्या? मेरे हिसाब से पिक्चर बाकी नहीं है, पिक्चर तय हो गई, सस्पेंस खत्म। अब मैटर ऑफ टाइम है। आज लोकसभा में वो 10 बजे वोट हो, 11 बजे वोट हो, रात में वोट हो जाएगा और कल राज्यसभा में हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे तो कानून बन जाएगा। कुल जमा इतनी सी प्रक्रिया है। जो 3 दिन पहले जो सस्पेंस दिख रहा था, नायडू क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, चिराग कहां जाएंगे, जयंत कहां जाएंगे, वो सब खत्म हो गया। नहीं, एंटी क्लाइमेक्स हो गया क्या मौलाना साहब? एक विषय। और दूसरा, ये बिल पास हो जाएगा और कानून में तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद क्या? जो आप सियासतदान आपके मंच पर आए थे, आपके मेरे मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच पर जंतर मंतर में आए थे और माइक से जिन्होंने कहा था हम खून बहा देंगे, खून नहीं, खून बहा देंगे और कुर्बानियां देंगे सड़क पर, आपको लगता है उनका समय आने वाला है मौलाना साहब? देखिए, आपने प्रारंभिक संबोधन में कुछ मुद्दा उठाए, कुछ बातें उठाई, मगर आप जैसे रिसर्च स्कॉलर से एक बात चूक गई। मुझे जो अफसोस है कि आपने मुसलमानों का 9 लाख एकड़ जमीन तो बता दिया, मगर ईसाइयों के पास 17 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। खैर ठीक है, चलिए आज उस पर एक पूरी बहस रख लेंगे मौलाना साहब। एक मिनट ना लिए जाओ और लिए, हम तो उधार रखते ही नहीं। कहा 5 मिनट उधार क्यों रखे? इस पर एक बहस रख लेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे, उसमें ईसाई बिशप पादरियों को भी बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, रख लेंगे। मेरी सेहत में क्या, मैं ईसाई से लेके सब पर रख लूंगा, ठीक है ना? आगे चलो, आज वक्फ पे बात करेंगे, आज वक्फ पर बात करेंगे मौलाना साहब। माफी के साथ कहूंगा, आज वक्फ पर बात करेंगे जी। नहीं, आप एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। दूसरा कोई पत्रकार होता तो हम उस पर बात ही नहीं करते थे। बस सिर्फ बात, अगर मेरी आपत्ति पर आपको एतराज है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, बात खत्म। सुनिए, देखिए अभी क्या है, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जब तक न मिले रास्ता उसे मंजिल नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। आज वक्त बिल पार्लियामेंट के अंदर टेबल हो गई और उस पर डिबेट चलना, उस पर बहस चलना। अब उस पर क्या होगा, बिल पास होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। चंद्रबाबू नायडू, हमारी उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर और जयंत चौधरी पर, जीतन राम मांझी पर। अब ये लोग क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कैलाश मानसरोवर चाइना के अंदर में ये तो नहीं ला सके, चाइना के पास बहुत सारी जमीनें कब्जा है, ये नहीं ला सके। इनकी नीयत में फतूर है, ये मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ प्रावधान पर सख्त एतराज है। मैं आप कहते हैं कि वक्फ बाई यूजर, अभी तो एक बात हल हो गया कि 25 से पहले जो वक्फ की जमीन है सरकार उस पर कुछ करने वाली नहीं है, मगर जो कलेक्टर को पावर दिया जाएगा और कलेक्टर के जरिए हर जमीन को डिस्प्यूट करार दिया जाएगा और करार दे करके मुसलमानों की जमीन हथिया लिया जाएगा। देखिए सीधी बात है कि इनके नियत में फतूर है। मैं कहता हूं कि हमने जमीन दिया और हमने गरीबों के लिए दिया, ये मामला मजहबी है। किरण रिजिजू कहते हैं कि मामला मजहबी नहीं है, ये मजहब से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदीना में बाग को वक्फ किया था,
जिसका ठीक है मौलाना साहब, गरीबों ठीक पर खर्च किया जाता था। ठीक है। हाँ। देखो मौलाना साहब, एक बात मैं निवेदन कर दूं, चूंकि बहस तो 1 ही घंटे की है। वक्फ क्या कर रहा नहीं कर रहा, का अच्छा था बुरा था, काला कर रहा था सफेद कर रहा था, अब उस पर बहस करने की जब टाइम चला गया। पिछले 3 महीने से उसी पे बहस हो रही है। अब तो कानून आ गया भैया मेरे। और एक बात बता दें, आपने, अरे रुको भाई, आपने वक्फ पर एक चर्चा की, कुछ उसकी धाराएं बताई, उसमें एक चीज मैं अपनी सामान्य बुद्धि से जोड़ने का दुस्साहस कर दूं। रजिस्टर्ड संपत्तियां, क्या जिन पर झोला रख के वक्फ घोषित कर दिया वो नहीं, रजिस्टर्ड संपत्तियां मानी जाएंगी। जैसे बस में झोला रख देते हैं ना, बोलो गुड्डू मार रहे बीडीपी के, ये झोला रखो, ये सीट हमारी है, वो नहीं। रजिस्टर्ड संपत्तियां मौलाना साहब, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, नहीं तो फिर बाद में होगा कि लो हमने क्या समझा था, क्या हो क्या निकला। कानून कहता है रजिस्टर्ड संपत्तियां वक्फ की, जो वक्फ के एक्ट के तहत प्रॉपर रजिस्टर्ड है राजस्व के खाते में। कहां? तहसील में। जो राजस्व के खाते में वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज हैं वो संपत्तियां। ये निवेदन है। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने भी खूब टिलाया, 3 महीने तक माहौल बनाए रखा, इधर इफ्तार भी चल रही है, उधर ये भी चल रहा है, और सब मार झमाझम। नहीं, आप इस बात के तो दोषी माने ही जाएंगे आपकी पार्टी के लोग कि आपने विपक्षी दलों को नाहक उम्मीद के उस पे चढ़ा दिया पर्वत पर। खबरें चलने लगी विपक्षी दलों के हवाले से कि बिहार में चुनाव है, नीतीश को तनाव है? खेली पलट दिया आपने सब पार्लियामेंट में आके, सारा पलट। त्रिपाठी जी, ललन सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा सेकुलर और कौन है? त्रिपाठी जी, कुछ तो फिल्म चलने देते। वोट होगा रात में 10 बजे, तभी कुछ कर लेते। आप तो 5-4 बजे निपटा दिए। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सारा कुछ स्कॉलर हैं, जो कुछ कहा जाए वो कम है। लेकिन जो काम आज भारत सरकार कर रही है वो शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। इस देश में वक्त पे 1995 में हो गया, किसी से कोई संवाद नहीं हुआ, किसी से कोई लेना देना नहीं हुआ। 2013 में कांग्रेस ने जो कुछ कहा वो 40 का दे दिया, धारा 40 बना दिया, उस पे जहां आप कह दीजिए वक्त की संपत्ति हो गई। केरल में तमाम संपत्तियों को वक्त के रूप में 600 एकड़ करीब जमीन पे कब्जा हो गया। कर्नाटक में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया है 2024 की रिपोर्ट से। ये तमाम रिपोर्ट्स में जो आए हैं, जहां चाहते तो वहां रख देते। और अब अगर उस पर कानून बन रहा है तो विकार क्या है भाई? ये देश तो कानून से चलेगा ना, संविधान से। लेकिन त्रिपाठी जी, एक मिनट, अब मैं कानून में नहीं उलझना चाहता। आज मैं पॉलिटिकल बहस करना चाहता हूं। कानून की बहस वकील करेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। जब अरशद बंदी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वो जाएंगे यहीं, तब वो वकील करेंगे। हम काहे दिमाग लगाएं? नहीं, हम तो पॉलिटिकल बात करेंगे भैया। 1 मिनट रुको त्रिपाठी जी, 1 मिनट रुको। मसला ये है, मसला, अरे रुक जाओ भाई, वक्फ में क्या है वो मौलाना साहब जाने, या वक्फ के मुतवल्ली जाने, अरशद बंदी जाने, मुझसे क्या लेना देना है? मैं विशुद्ध पॉलिटिकल बहस करने आया हूं। ठीक मौलाना, अरे त्रिपाठी जी 1 मिनट रुको भाई। अरे आप रुको तो दादा, मैं सिर्फ राजनीतिक बहस करूंगा, मैं बाकी बहस में नहीं जाऊंगा कि कितने लाख एकड़ और क्या, वो सब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला तो देखा जाएगा। मैं सिर्फ राजनीतिक बहस ही करना चाह रहा हूं। कहा जा रहा है ओबीसी से लेके और मदनी से लेके और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब लोग, विपक्षी दल भी कह रहे हैं नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। आप तैयार हैं? कोई डर तो नहीं लग रहा? देखिए, हमको कोई डर नहीं है। लगभग 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में, उनको एक जनता का जनादेश है, उसमें मुस्लिम भाई भी साथ में हैं, और हम लोग वहां के जो विकास का मुख्य धारा में लाने का काम, अकलियतों के लिए जितना काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, शायद ही किसी ने। त्रिपाठी जी, अब ये पहली बार ऐसा हुआ जब धमकी मिल रही है आपको, और एक जगह ने 85 लोगों ने कहा कि हम नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। हम तो देखिए, हम तो कल ही से कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन करेंगे बिल का। हम बिल को समर्थन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पसमानदा है, जो सबसे बड़ी वहां पे मुसलमानों में गरीबी है, शिक्षा नहीं है, उनका स्वास्थ्य नहीं है। डॉक्टर साहब रुकिए, मैं मनोज यादव के पास चलूंगा। लेकिन जमायत उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी का एक वक्तव्य में सुन रहा था,
उन्होंने कहा हम नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और जयंत, इनका चेहरा देखेंगे आज सदन में, संसद में, और उसके बाद देश का मुसलमान इनको सबक सिखाएगा। इसलिए मैंने सवाल पूछा। बाकी छोड़ दीजिए कि 21 साल से नीतीश बाबू को क्या कर रहे हैं और 20 साल से कौन कर, छोड़िए। मुसलमानों के तंजीमों ने कहा हम आपको सबक सिखाएंगे, इसलिए मैंने पूछा आप उस सबक सीखने के लिए तैयार हैं? ये विषय है आज महत्वपूर्ण। मनोज यादव जी, अब आगे क्या? एक अध्याय पूरा हुआ, देखिए अमिताभ, अब परसों से नया अध्याय शुरू होगा, परसों सुबह से, है ना, कि वक्फ की नई व्यवस्था देश में आ गई। अगर मैंने कहा बहुत बड़ा कोई राजनीतिक भूचाल आ जाए तो अलग बात है। सामान्यतः अंक गणित से बिल पास होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अंक गणित से बिल पास होता है और अंक गणित से बिल रुक जाता है। ठीक, अंक गणित कह रही है लोकसभा राज्यसभा की कि बिल पास हो जाएगा। ठीक, और मैं समाजवादी शायद रामगोपाल जी को इसको सुन रहा था सुबह, उन्होंने ठीक बात कही कि भाई इसमें क्या वो नई बात है, तो बहुमत है तो सर बिल पास हो ही जाता है। ठीक, अब मैं बिल पास हो जाने के बाद की राजनीतिक स्थिति समझना चाह रहा हूं, क्या होगा मनोज जी? मुझे अमिताभ जी लगता है कि बिल पास होने के बाद जो इस देश को अपेक्षित है पूरी तरीके से कि ये सरकार इन जमीनों को पूंजीपतियों के हवाले करेगी। पहले विवादित बनाएगी, फिर पूंजीपतियों के हवाले करेगी, और फिर उस जमीनों को लेके, जैसे कि आजकल गांव में एक प्रक्रिया चल रही है कि दलित पिछड़ों की जमीनें जो ग्राम पंचायत की, उनके घूर लगे हैं, आप तो समझते होंगे गांव से हैं, और घूर है, छप्पर है, जानवरों का बसेरा है, उन सब जमीनों पे बुलडोजर रूपी चल के और फिर उसको गांव का कोई जमींदार टाइप का आदमी उस पे अपना कब्जा कर ले रहा है, क्योंकि उनके ताऊ फूफा सब बैठे हैं। एक बात बड़ी चर्चा में आनी चाहिए। देखिए, किसी जमीन पे कब्जा कल होगा, किसी परसों होगा, किसी हो सकता है 2029 में हो, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई आज, जैसा कि रुख ललन राय का रहा, ललन सिंह का, कि उनके वक्तव्य के आधार पे ये बात कही जा सकती कि जेडीयू गोइंग टू विद गवर्नमेंट, जो बीजेपी की बिल की पॉलिसी उसी के साथ खड़ी है। तो अब नीतीश जी की पार्टी पे ना तो कोई सेकुलर ठप्पा है और ना कोई पिछड़े का ठप्पा है और ना महादलित और महापिछड़े का ठप्पा है। अब उनकी पार्टी पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया। बाकी कहीं वक्त पे कब्जा कल होगा, परसों होगा, आने वाले समय में होगा, वो तो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर भारत में नीतीश जी की पार्टी पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उसमें कोई ललन सिंह होगा, कोई संजय झा होगा, कोई के त्रिपाठी होगा, कोई और होगा। इस तरह के लोगों ने नीतीश कुमार जी को, जो पिछड़ों के हितैषी थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम तरीके से उनके हक अधिकार की रक्षा की, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अंतिम समय, उनकी विदाई के समय, आज उनकी ही पार्टी पे उनका अधिकार नहीं होता दिख रहा। एक बात जो उलेमाओं ने बात कही, जो और लोगों ने बात कही, वो तो भविष्य का गर्त में है कि कौन समुदाय किसको वोट देता है। लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा कि वो कौन से खान साहब थे जिनके नाम कमेटी बनी थी, इसी को लेके उनकी सिफारिशें क्यों नहीं मानी गई? कम से कम उनकी सिफारिशें मान ली जाती। जो वक्त बिल पहले पूर्व में 2013 में तमाम सारे मुद्दों पे कमेटियां बनी, उस पर डिस्कशन हुआ, वो भी नहीं माना गया। सरकार की जो भी मंशा है, मैं ये समझता हूँ अमिताभ जी कि सरकार अपनी योजनाओं में सफल होती दिख रही है। इस देश के अकलियतों की जमीनों पे कब्जेदारी। मनोज यादव, मैं रत्नाकर सिंह के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल, छोटा सा उत्तर। जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी को, डिंपल जी को छोड़कर सारे सांसद गए थे। अखिलेश जी का ही निर्देश था कि सारे लोग जाओ वहां। धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे थे। धर्मेंद्र यादव ने माइक से कहा था कि हम खून बहा देंगे सड़कों पर आपके लिए। और कांग्रेस वाले जब बोलने आए इमरान मसूद, तो उनने कहा इनसे आगे रहें, तो उनने डबल इंजन की सरकार बता दी, तो उनने कहा हम खून भी बहाएंगे, कुर्बानी भी देंगे। सपा से डबल कर दिया था। मैं समझना ही चाह रहा हूं कि परसों से क्या आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश में। देश को छोड़ भी दें हम, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ खड़े होकर कौन सा आंदोलन हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है? क्योंकि वचन है जी, बिल्कुल वचन है। समाजवादी पार्टी अपने वचन से कब पीछे रही?
हमने तो संवैधानिक दायरे में रह के सब कुछ किया है। किसी को डरे हैं क्या कभी? अरे जब हमने कार सेवकों को और जो आताताई गए थे उनको तो डरा नहीं। इस देश के तमाम सारे नेताओं प्रधानमंत्रियों ने हमको डराने की कोशिश की, हम तो डरे नहीं। हम तो संवैधानिक दायरे में रह के जो आंदोलन है, जो हमारी लोगों के अधिकार की रक्षा, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और परसों की बात क्यों करते हैं? आज शाम को ही वोटिंग से पहले सदन में हमारा उत्तर, हमारे नेता का उत्तर मिल चुका है कि हम इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे, और हम इसके वोटिंग में भी विरोध करेंगे और इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। ठीक है मनोज यादव, ठीक जवाब आप के त्रिपाठी से पूछिए। ठीक मनोज यादव, अभी रुकना होगा। रत्नाकर जी के पास जाऊं, एक बात और भी इसमें निकल के सामने आ रही है मौलाना साहब, आपके लिए समझने की बहुत जरूरी है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान नेता, तंजीमों के सदर, खेल में शामिल लोग और सामान्य मुसलमान भी मान लीजिए उसमें रज्जाक भी, वो 4 इधर के चेहरे देखेंगे और 4 इधर के चेहरों को भी तराजू में रखे हुए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, 5। क्या जिन जिन ने जंतर मंतर पर आके ये कहा कि खून बहा देंगे, सड़कें लाल कर देंगे, जान दे देंगे, लेकिन बिल नहीं आने देंगे, मुसलमान उनसे भी तो पूछेगा ना मौलाना साहब? नहीं पूछेगा। ऐसा तो नहीं कि केवल नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत को सजा देगा। बड़ा प्रश्न है मौलाना साहब। नहीं, और बहुत लंबे समय से कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ देश में। खैर, रत्नाकर जी, आपने फिल्म से पहले फिल्म का सस्पेंस क्यों खत्म कर दिया? ये सस्पेंस कल ही खत्म हो गया था जब व्हिप जारी किया था बीजेडी ने, टीडीपी ने और जेडीयू ने, और चिराग की पार्टी और जयंत की पार्टी ने। और आज लोकसभा में सारे दलों के वक्ता बोले तो बात और साफ हो गई। अब इसमें थ्रिल तो खत्म हो गया, सस्पेंस नहीं। अब आपके इन 4 सहयोगियों को कहा जा रहा है कि देश का मुसलमान सबक सिखाएगा। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए, आपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि जब परिणाम तय हो जाता है तो रोमांच खत्म हो जाता है, और रोमांचक बनाने के लिए ये सारे विपक्षी दलों ने तो बहुत प्रयास किया, बहुत जा के जो वहां पे नारे लगाए दिल्ली में कि हम खून बहा देंगे, हम कुर्बानी दे देंगे। ये मौलाना जी अभी 2 दिन पहले मेरे साथ आप ही के चैनल पे डिबेट थे कि हम जेल भर देंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज इनके मुंह से जरा भी कुछ नहीं निकला। और मैंने आपको भी कहा था कि ये मोदी जी का मजबूत जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। और मोदी जी है तो इस तरह के जनहित के बिल्स जो है वो जरूर पास होंगे, और मोदी जी है तो मुमकिन भी है, ये मैंने कहा। रोमांच तो इन्होंने खत्म कर दिया, अभी रोमांच में अभी कोई कुछ बचा ही नहीं है। खून बहा देंगे वाला स्टोरी भी अगर ये कहेंगे तो पब्लिक हंसेगी इनके ऊपर। देखिए, ये लोग अभी कुछ दिन पहले भी जेडीयू है चाहे टीडीपी है, उन नेताओं के ऊपर किस तरह से ईद में इफ्तार पार्टी में नहीं जाने के लिए भी किस तरह से घोषणाएं कर रहे थे, फतवा जारी कर रहे थे, नहीं जाइए। हुआ क्या? सारे लोग गए, ईदी दिए, एक दूसरे से गले मिले, वहां पे सेवैयां खाए, फ्रूट्स खाए, सब लोग खाए। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि ये जो कहते हैं कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, इनको वोट नहीं देगा, ये कितने प्रतिशत मुसलमानों के नामुंद ठेकेदार हैं ये बता दें। अरे उन मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, जिनको उनको हक नहीं मिलता था, उनको अभी हक मिलने लगेगा। तो ये तो जैसे पहले भी आज भी सुना ना आपने, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आपने सीए में झूठ फैलाने का काम किया था, आज आपको शर्म, आज झूठ का पर्दा खुल गया, आपको माफी मांगनी चाहिए थी सदन में। उसी तरह से ये जो बिल संशोधन जो हुआ होगा, उसका परिणाम जब आएगा ना, तो भी जो है इनको शर्मसार होना पड़ेगा देश की जनता के सामने, और इनको माफी मांगना पड़ेगा। ये जिनको वोट बैंक समझते हैं ना,
उनसे जाके माफी मांगना पड़ा, नहीं भैया हम तो गलत कह रहे थे, वो तो जो बिल आया है वो तो बहुत अच्छा बिल है और बहुत हजारों करोड़ जो है अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से पसमानदा मुसलमानों का भला हो रहा है। बात ये है अमिताभ जी कि देखिए लल्लन सिंह ने भी कहा, अभी आपके ही चैनल पे चल रहा था कि दो तरह के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। पहले वो लोग हैं जो वोटर की तरह पसमानदा मुसलमानों को देखते हैं और वोट की ध्रुवीकरण के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए वोट और वो मुसलमानों का हितैषी दिखा रहे हैं, है नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो इन संपत्तियों पे कब्जा करके और तमाम जो ईदगाहें हैं, मजार है, मस्जिदें, उनके आजू बाजू में 50-50, 100-100 दुकानें बना करके और उसका मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो लोग विरोध करेंगे। और इसी चीज की और एक चीज कहा उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कि इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर वक्फ बोर्ड की कोई संपत्तियां कहीं है तो अब भारत देश में। ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा, मैं मौलाना साहब के पास, ठीक है आप यू मेड योर पॉइंट, अभी रुकना होगा। मैं मौलाना साहब के पास चलूंगा एक सवाल लेके। मौलाना साहब, एक तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है पूरे देश को। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में वक्फ के पास जो रजिस्टर है उसमें जितनी संपत्तियां लिखी शिया सुन्नी मिला के ना, उसमें से 72%, मौलाना साहब 72% रजिस्टर्ड नहीं है। क्या कितना? 72% रजिस्टर्ड नहीं है, वो झोला रख के आई हैं। क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है इस एक्ट में? ये क्लियर हो जाना चाहिए, ने बाद में फिर लगे कि भाई ले ये क्या हो गया। इसलिए मैंने कहा ये बात आ जाए। जेपीसी को जो यूपी गवर्नमेंट ने लिस्ट सौंपी थी उसमें इस बात का उल्लेख था कि 72% प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो राजस्व के अभिलेख में वक्फ के प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज नहीं है। एक दूसरा कि अब देश का मुसलमान कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगी दलों से क्या चाहता है मौलाना साहब? कानून तो लगभग बन गया, समझ लो, मान के चलो। क्या नहीं, क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, क्या हो? इनको सजा देंगे ये तो हमने सुन लिया, 4 नेता आपने मोस्ट वांटेड में डाल दिए और कल तक ये चारों नेता आपके बिल्कुल नूरे चश्म थे। नहीं, आप लोग नीतीश जी की, चंद्र बाबू की तारीफ में कसीदे काट रहे थे। अब मदनी साहब कह रहे हैं कि इन चारों को हम दंड देंगे, लेकिन इधर वालों से क्या चाह रहे हो मौलाना साहब आप? देखिए अभी आपने जो कहा था जो जमीनें रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या होने वाला है आपने बता दिया। मैं कहता हूँ 100-200 साल पहले तो रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था, कोई हिबा था। क्या सिर्फ मुसलमानों का है? हिंदुओं के 400 साल 500 साल पहले जो जमीनें हैं क्या आज रजिस्टर्ड है? तो जब बात आएगी, साहब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूं, वक्फ का नया कानून जो आज पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, जिस पर जो जेरे बहस है, उसमें ये व्यवस्था एक बन गई, जो रजिस्टर्ड है राजस्व के खाते में वक्फ संपत्ति के तौर पर, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जिस पर झोला रखा है, झोला हट भी सकता है, बस ये कह रहा हूं। जी, अमित शाह और मोदी की जोड़ी इतनी ताकतवर नहीं है कि लोकतंत्र को खत्म कर दे। किसानों के बिल के आगे झुकी है। ये प्रवक्ता बड़े बड़े डिंगे मार रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के सामने कोई, अरे इंदिरा गांधी को लोगों ने जयप्रकाश नारायण ने उखाड़ करके फेंक दिया। जब आंधियां जलती है तो बड़े बड़े तानाशाह को लोग उखाड़ फेंकेंगे। आंधी चलेगी मौलाना साहब, आंधी चलेगी। कब से? बिल्कुल चलेगी। कब से चलेगी? पहले ये देखिए, बिल पास हो जाने दीजिए। मुसलमान किसी के भरोसे पर नहीं है, इस देश का संविधान है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। रहा सवाल कि कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा, जब मुसलमानों के घर गिराए जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई योगी के बुलडोजर के सामने। हमें किसी से उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में सरकार चल रही, आज एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। हम किसी पर उम्मीद लगाए नहीं बैठे। रहा नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को भूलने की आदत हो गई। नीतीश कुमार को खुद ही खबर नहीं है कि वो सीएम है नहीं, कभी औरत को पकड़ रहे हैं, कभी अमित शाह हटा रहे हैं। तो नीतीश शाह का दिमागी तबादन ठीक नहीं है। नीतीश कुमार हो
या कोई भी हो, इनको सबक पक्का अच्छा, एक सिखाएंगे। मिनट मौलाना साहब, याद एक रखो। मिनट रोकूंगा, फिर आप पूरी बात कहिए। चंद्रबाबू को तो भूलने की आदत नहीं है, उन पर कुछ नहीं कहा आपने। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश हो या जयंत हो या जीतन राम मांझी हो, कोई भी सेकुलर पार्टी जिन्होंने वक्त में हमारा साथ नहीं दिया, याद रखिए उनको जो है उठा करके ऐसी जगह फेंका जाएगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में नीतीश कुमार, वैसे भी अब नीतीश कुमार पावर में आने वाले नहीं है, उनको मालूम है कि मुझे आना नहीं है, उनकी मजबूरी थी, वो बीजेपी के साथ चले गए। चंद्रबाबू नायडू की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, उनकी भी मजबूरी है, जिनकी मजबूरी है देख लेंगे। मगर इतना बात तो हम याद रखें, हम भी किसान आंदोलन के जैसा आंदोलन खड़ा करेंगे। मोदी और अमित शाह के तानाशाही के सामने हम झुकने वाले नहीं। अरे हम जब गोरों से नहीं डरे तो आज के चोरों से क्या डरेंगे? गोरों से लड़े थे तो हम चोरों से भी लड़ेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। ऐसे डिंगे मारने वाले बाहर निकल पे और मोदी जी के समर्थन में नारे लगा रहा है और कह रहा है दिखाइए जरा मुसलमानों को रत्नाकर सिंह को और मौलाना साहब। मोदी जी जो है वो कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे मोदी जी के मुसलमानों की बातों तो सुनिए, गाली दी गई। जो सड़क पे आज निकले हैं, जो भोपाल में निकले हैं, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी है तो वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं। वही पासमानदा मुसलमान माइक ले लेकर इंटरव्यू कर रहे हैं लोग, वही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है, गरीबों के लिए किया है। ये जो लैंड जो माफिया थे उनके हाथों चुंगल से जमीनों को छुड़ा करके और उसका जो है फायदा मुसलमानों को मिलेगा, पासमानदा मुसलमानों को मिलेगा। आप जो दावा कर रहे हैं मुसलमान वोट नहीं देंगे, कितने प्रतिशत मुसलमान जो है आपकी बातों से सहमत है, ये बताइए कितने प्रतिशत? अरे चुनिंदा मुसलमानों को बहका के बरगला करके आप इस तरह की बातों से जो है वो असहमत है। लेकिन आज आप देख लीजिएगा वही मुसलमान जिनको हजारों करोड़ का फायदा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से मिलेगा, जिनके गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, जिनके बच्चे हॉस्पिटल में इलाज करा पाएंगे, जिनकी बच्चियों की शादी की जाएगी, वही मुसलमान खुश होकर और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों का अच्छाइयों की बड़ाई करेगा। आप लोग कितना भी देश में बरगलाएंगे लोगों को, कितना भी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हक में नहीं है, ये असंवैधानिक है, कोई आपकी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। देखिए, आप कल भी कह रहे थे कि ये जो हमारे अलायंस पार्टनर है वो हमसे छिटक सकते हैं, लेकिन देखा आपने, उनको भी पता है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है वो मुसलमानों के पासमानदाओं के हक में उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। अगर उनको मुसलमानों का डर होता तो क्यों वो हमको समर्थन कर देते? भाई, मुसलमानों का सिर्फ चंद मुसलमान जो आपकी बातों में आते हैं, जो आपका खून बहा देंगे, कुर्बानी कर देंगे, उन बातों में आ जाते हैं, वही सिर्फ बरगलाने का आप काम कर सकते हैं। बाकी सारे मुसलमान दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नाकर भाई को भी रोकूंगा, मौलाना साहब आपको भी रोकूंगा। मनोज भाई आ रहा हूं मैं। त्रिपाठी जी, आपके पास एक बात लेगा हूं। मौलाना साहब बहुत गुस्से में है और उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को ऐसी जगह उठा के फेंकेंगे कि फिर पलट के वापस नहीं आएंगे। मामला बड़ा कैड़ा हो गया भैया त्रिपाठी जी। पार्लियामेंट और सबको कवर कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तो जब जॉर्ज फर्नांडिस ने एक फैसला किया था समता पार्टी 17 सांसदों को लेकर के कि हम भाजपा को सहयोग में जा रहे हैं और उसके संयोजक बनाए गए थे, तब भी तमाम देश के मुस्लिम जो अकलियत के लोग थे, क्या नहीं कहा जॉर्ज फर्नांडिस को, क्या से क्या नहीं कहा। और आज जान रहे 17 वर्षों तक हम इनके साथ एनडीए के साथ खड़े, और इस मुल्क जानता है कि जॉर्ज फर्नांडिस को किस तरीके से कांग्रेस ने यातनाएं दी थी, और उन्होंने कहा था कि मुझे मजबूर होकर के इनके साथ जाना पड़ रहा है और मैं इनके साथ रह करके देश को तरक्की के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम किया। नहीं, ठीक है त्रिपाठी जी, लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि चंद्रबाबू नायडू से भी ज्यादा गुस्सा मुझे लग रहा है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का नीतीश कुमार की तरफ है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी चतुराई दिखाई थी इसमें मौलाना साहब। उन्होंने 3 प्रदर्शन किए, एक दिल्ली में, एक पटना में, एक विजयवाड़ा में।
दिल्ली तो राजधानी है, पटना में नीतीश को डराने के लिए और विजयवाड़ा में चंद्रबाबू को डराने के लिए, लेकिन कोई नहीं डरा। दोबारा आपको बताऊंगा तो पूछूंगा कि बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत जैसे तंजीमों की हनक क्यों खत्म हो गई कि चिराग पासवान भी नहीं डर रहे और जयंत चौधरी भी नहीं डर रहे। मनोज यादव जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसी आंधी आएगी जो कभी नहीं आई होगी। ठीक बात है, होगा नहीं होगा भविष्य का प्रश्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन प्लान तैयार किया होगा कि भाई जब ये बिल अगर पास हो गया तो हमको क्या करना है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें आपसे क्या चाह रही हैं वो मौलाना साहब बोल ही रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी से उम्मीद करते हैं, समाजवादी पार्टी उस हर वर्ग के साथ खड़ी नजर आती है। अब कोई ये कहेगा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है और दूसरे लोगों की नहीं बात करती, तो ये भी एक झूठ है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पे मैं अमिताभ जी ये समझता हूँ कि अगर आज बिल पास होता है लोकसभा में तो उसके दोषी जितने नाम आप बार बार ले रहे हैं, मैं अपने मुख से नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, यही 4-5 लोग होंगे। अजीत पवार का भी नाम ले लीजिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, अजीत पवार की पार्टी भी मेरे ख्याल से उसमें दोषी होगी। शिंदे की पार्टी से मैं कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन इन 4-5 दलों को जनता जरूर पूछेगी, और पूछेगी इसलिए कि हमने अपने अधिकार की रक्षा के लिए आपको वोट दिया था। अब हो सकता है नीतीश जी को या चंद्रबाबू नायडू जी को आज सरकार के सामने अपनी बात कह पाने में असक्षमता महसूस हुई हो कि हम नहीं कह पाएंगे, सरकार जो चाहेगी वही करेंगे, लेकिन एक लाइन तो जरूर बनती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या मजबूरियां हैं ये बात तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो जानते हैं कि सत्ता रहे ना रहे, सरकार गिर जाए चली जाए, सरकार कोई हमको किसी परस्ती की बात कहे, जो हमारे देश के महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह यादव कहते थे कि कोई मुझे मौलाना कहे, कोई मुझे मौलवी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इंसाफ और इंसानियत की बात होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उस महान समाजवादी नेता सदैव मुलायम सिंह के बनाए उस रास्ते पे चल रही है। हम हर वो चीज करेंगे जो किसी समुदाय पे अत्याचार की बात हो। किरण रिजिजू को जो बात कही हमारे नेता ने, उस बात पे चर्चा आपको जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के सभी किताबों का विरोध करता है, लेकिन उसके बावजूद भी किरण रिजिजू जी हम आपको और आपके धर्म का सम्मान करते हैं। यही भारत का कल्चर है, यही भारत की सोच है। आज पूरी 8 घंटे की इस चर्चा में अगर सबसे बड़ी कोई लाइन है तो यही एक बड़ी लाइन है कि एक सेकुलर सोच का नेता अपने ही हिंदू धर्म के तमाम सारे जो बटा है हमारा धर्म अनेक धर्मों में, उन पे इतनी बड़ी बात कह के उन्होंने बात कही है। तो समाजवादी पार्टी जब इस लाइन पे है कि आप भले बहुत धर्म के हैं, हम आपको भी मानते हैं, भले आप हमारे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, हमारे पुराणों को नहीं मानते, हमारे उपनिषदों को नहीं मानते, हमारी स्मृतियों को नहीं मानते, उसके बावजूद भी हम आपके साथ हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है मनोज भाई, ठीक, उसके बाद की परिस्थितियां आपके समक्ष बहुत जल्दी आएंगी। जी ठीक है। रत्नाकर जी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, क्या आपको ऐसा कुछ, आपकी पॉलिटिकल समझ क्या कहती है, भाजपा की पॉलिटिकल समझ क्या कहती है, क्या वक्फ कानून के बन जाने के बाद देश में कोई एक ऐसा आंदोलन आकार ले सकता है कि जिसमें एक तरफ मुस्लिम तंजीमें शामिल हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत हो, और दूसरी तरफ ये इंडिया अलायंस के घटक दल हो? और अगर हाँ, तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान होगा? नहीं, ये कितना भी ये आपस में गठबंधन बना लेंगे अमिताभ जी, ये फेल हो जाएंगे। वो शाहीन बाग की तरह भी ये नहीं कर पाएंगे इस बार, जो ये दावा कर रहे थे कि हम शाहीन बाग पूरे देश को बना देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इतना ना फूलों में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 240 है, फूल रहे हो ऐसा जैसे लगता है 340 है।
थोड़ा कम हाँ, रखो। नहीं। मैं कहीं एक सावा खिंच गया शाम तक तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा बोला तो ना, धन ये रखो। मोदी जी का जोड़ है, खींचेगा हाँ। नहीं, टूटेगा नहीं, बोला मैंने। तो आपको शायद नहीं समझ में आया। अमित शाह जी ने जवाब हाँ। दिया और करारा जवाब दिया मालूम है कि ये काहे का समाजवादी जोड़ है। पार्टी नहीं है। 12-13 करोड़ लोगों के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव होता है। और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया कि 25 साल अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। जाओ, ये क्या दिया कि जाओ 25 साल तुम ही अध्यक्ष बने रहोगे। यही कहा ना, ये वही समाजवादी पार्टी है। और अभी आपकी पार्टी का चरित्र जो है मौलाना ने खोल दिया। आपकी पार्टी का चरित्र मौलाना ने खोल दिया। अभी मौलाना कह रहे थे कि आपकी पार्टी ने बुलडोजर जब चल रहा था तो साथ नहीं दिया, और आपने तो कहा कि हम कार सेवकों से नहीं डरे। अरे कार सेवकों की तो हत्या करवाई आपने कार सेवकों की हत्या करवाई। डरने की क्या बात है? डरने की, जनता से डरिए, डरने का कोई नहीं है, जनता से डरिए और जनता डराएगी। आप मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सिर्फ आए हैं। उसके जो अच्छे पहलू, मैं अमिताभ जी 2-3 पॉइंट है जो इनको बताऊंगा। ये कह रहे थे कि अधिकारों की रक्षा के लिए टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को चुना है। वो अधिकारों की रक्षा ही कर रहे हैं। वो जो 30,000 केस जो गरीबों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनकी जमीनें छीनी गई है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। जिनकी जमीनें छीन ली गई है, वक्फ बोर्ड ने छीन लिया है, वो उनके साथ खड़े हैं। जो बेबाक मजलूम, जो यतीम बच्चे हैं, उनके अधिकारों को कुछ चुनिंदा माफिया और कुछ चुनिंदा जो है उलेमा संगठन ने कब्जा कर रखा है। उनके अधिकारों से वो जमीन हटा करके और उन बच्चों के हित के लिए ये संशोधन में वो खड़े हैं। इसके लिए वो साथ में खड़े हैं। आपके जैसे वोट बैंक के लिए नहीं खड़े हैं। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए विरोध कर रहे हैं, विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। रत्नाकर भाई, मनोज जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को। ये दोनों ने अपनी अपनी बात बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी प्रखरता से कह ली। रत्नाकर भाई, रुकना होगा। देश में 4 तारीख की सुबह एक नया सूरज उगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को सूरज अच्छा ना लगे, लेकिन मैं प्रतीक्षा करूंगा मौलाना साहब इस बात की, अगर वक्फ की सेहत सुधर जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। छोड़िए राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं, मेरे इसमें रुचि अभी अब नहीं। मौलाना साहब, ठीक ना, 2010 में लोकसभा में लालू यादव ने क्या कहा था, उनसे बड़े तो अभी कोई नहीं है। वो कहते भाई सबसे बड़े हम हैं मुसलमानों के लिए, लालू जी कहते भी हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा नहीं, मौलाना साहब, लोकसभा में कहा था कि हमें मालूम है वक्फ बोर्डों में क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है, मॉल बना रहे हैं, सिनेमा बना रहे हैं। लालू यादव सेड इन द फ्लोर ऑफ हाउस, लोकसभा। ये कोई भाजपा वाले नहीं लाए, तो लालू यादव भी कह गए। और 2-3 बातें मैं कहूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था, मौलाना साहब को भी याद होगा, मनोज यादव को, पार्टी को भी याद होगा। मंच से ही कहा था, कोई गुप्त कान में नहीं कहा किसी के। आपको पता है, राहुल जी के शब्द उद्धृत करता हूं, राहुल जी कह रहे आपको पता है मैंने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी फिनिश्ड, कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, फिनिश कर दिया। अब पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। इस बात की हवा निकल जाएगी वक्फ बिल पास होने के बाद। मौलाना साहब, क्या सबको समझ में आ जाएगा कि 2014 वाले ही नरेंद्र मोदी हैं, 19 वाले जो लोगों ने प्रचार किया कि बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, सरकार छींक नहीं सकती, सरकार खांस नहीं सकती, सरकार नहा नहीं सकती, अपने मन से खाना नहीं खा सकती, ऐसे प्रचार किए। जब पूछा जाता था कि वक्फ, अरे बोले छोड़ो, इनकी हैसियत है वक्फ ले आए, चंद्रबाबू सरकार गिरा देंगे, नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे। नहीं, वक्फ आ गया और मेरी समझ जितनी है उसके हिसाब से कहता हूं पास भी होने जा रहा है संशोधन विधेयक। यह दुष्प्रचार खत्म हो गया। ये विपक्ष का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, जो ये नैरेटिव था कि ना हमने नरेंद्र मोदी के हाथ पांव बांध दिए। नहीं जी, इस बिल को लाने के लिए जो सियासी ताकत चाहिए, जो साहस चाहिए, मौलाना साहब आपसे बेहतर कौन जानता है क्या?
जिसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर हो, जमायत सड़क पर हो, जमीयत उलेमा सड़क पर हो, समाज इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक दल मोर्चा खोले हो, और कहा जा रहा हो 25 करोड़ मुसलमान मोदी के खिलाफ कर देंगे, तब वक्फ बिल ले आना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और बड़े साहस की बात है। ये सरल बात नहीं थी, और ये प्रचार किया तो कांग्रेस वालों नहीं था। हाँ, उनके पीछे पीछे जो उनके छोटे सहयोगी दल है वो भी हाँ में हाँ मिलाते थे। हाँ बोले अब बीजेपी में वो बात नहीं, अब तो कमजोर बीजेपी है, क्या ये ला नहीं सकते, ये ले आए। मौलाना साहब पता नहीं आप शायद उस वक्त थे कि नहीं थे, मैंने एक बात कही थी एक दिन बहस में, क्या मैंने कहा था 2 लोगों को कभी चैलेंज न करना। मौलाना साहब तो लोगों ने पूछा किन्हें? त्रिपाठी जी आप भी सुन लो। मैंने कहा सार्वजनिक मंच पे 2 लोगों को कभी चैलेंज मत करना भारत के। बोले भाई साहब किन किन को? मैंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। क्या जब जब किया तब तब नुकसान हुआ, वो काम फिर हुआ जरूर। मुझे याद है कहा गया था मोदी जी बड़े बहादुर बनते हैं, हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाएं। मैंने उसी दिन कहा था कि 370 हट गई, अब नहीं रुकेगी। बोले मंदिर बना के दिखाओ, बन गया। बोले फलान ट्रिपल तलाक करके दिखाओ तो जाने मुसलमान लाठी से मारेगा कहा जाता था, क्या हट गया। फिर लोगों ने कहा वक्फ में करके दिखाओ, बर के छत्ते में हाथ डालो, ले। अखिलेश जी ने हाउस में खड़े होकर कहा कि अतीक के लोगों ने मार दिया उसको, नहीं माफिया ने मारा इलाहाबाद में उमेश पाल को, और सरकार क्या कर रही क्या नहीं। उनने योगी जी को चैलेंज किया, योगी जी खड़े हुए बोले माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में ही मिल गया। तब भी मैंने कहा था, और अतीक के घर वालों ने मालूम मौलाना साहब क्या कहा? उनने कहा अखिलेश जी ने उकसाया, ना उकसाते तो शायद ना ऐसा ना भी होता। क्या उकसाया और फौत हो गए अतीक और अतीक के भाईजान। अब शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि काश नरेंद्र मोदी को यह ना कहा होता कि हिम्मत है तो वक्फ कानून में हाथ लगाओ। नहीं, अब तो चिड़िया खेत चुंग गई, अब चुंग गई। और राजनीति में कोई बबुआ नहीं होता, ना बउआ होता है। सब रोटी खाते, सबको समझ है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ये आज से राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश जी तो बहुत पुराने हैं और चंद्रबाबू भी पुराने हैं, उनको समझ नहीं। और बड़ी अच्छी बात त्रिपाठी जी ने कही थी, मुझे याद है वो घटना जब जॉर्ज भाजपा को सपोर्ट करने का फैसला किए थे। क्या मौलाना साहब आपके बिरादरी के सैकड़ों नेताओं ने कहा था कि तबाह हो जाएंगे ये लोग। क्या चुंगी का पार्षद नहीं बनवा पाएंगे जॉर्ज, लोगों ने कहा था। क्या चुंगी का पार्षद नहीं बनवा पाएंगे। क्या जॉर्ज की बनाई हुई पार्टी जनता दल यूनाइटेड में जब तब्दील हुई, उसके आज भी 12-13 सांसद हैं, नहीं दर्जन भर। और ये तो भाजपा के साथ है, नीतीश जी जानते हैं, 20 साल से तो जान ही रहे, सरकार में है। और उससे पहले अटल जी की सरकार में मंत्री थे नीतीश, जॉर्ज साहब मंत्री थे। मुसलमान वोट दे रहे हैं ना, ये जानते हुए कि ये भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ भरोसे के साथ हैं, फिर भी नीतीश बाबू जीते ना। मौलाना साहब अब इम्तिहान आपका भी है, आपसे मेरा मतलब आपका नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायत का। क्या अब जो जो बोला है वो कुछ तो कर गुजरो, नहीं तब तो बात में वजन होगा। अन्यथा अरशद मदनी से लेके और सदर पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनके टेलीफोन में इतनी ताकत होती थी मौलाना साहब, मेरा देखा हुआ है, सुना हुआ नहीं। मंत्री बदल जाते थे, राजदूत बन जाते थे लोग, क्या राज्यसभा में भेज दिए जाते थे। उनकी बात चिराग ने भी नहीं सुनी, जयंत ने भी नहीं सुनी। क्यों? कभी इस पर भी ठंडे दिमाग से विचार करिए, क्या कि इस तरफ के बड़े लोगों के बोल इतने हल्के क्यों हो गए। क्या
उनका वजन कहाँ गया? वजन होता तो शायद ये दृश्य नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक नया सूर्य उदित होगा भारत में अगर वक्फ की तस्वीर सुधर जाए और वक्फ गरीब मुसलमानों के हित का रास्ता बन जाए, हित का कारण बन जाए, तो ये देश का सौभाग्य होगा, ये मुसलमानों का सौभाग्य होगा और कुल मिला के पूरे भारत का सौभाग्य होगा अगर यहाँ से गरीब यतीम मुसलमानों की मदद का एक बड़ा रास्ता खुल जाए। जितनी ज़मीन है वो ज़मीन प्रोडक्टिव कामों में लगे, उससे बड़ी संपत्ति अर्जित हो, वो गरीब मुसलमानों के काम आए। इससे नेक काम कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।